सोचिए, आखिर ये हुआ कैसे कि व्यापारियों की एक कंपनी, बस एक कंपनी, इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। आज हम इसी कहानी के बिल्कुल जड़ों तक चलेंगे। ये सवाल है तो बहुत बड़ा, और इसका जवाब पता है, सिर्फ तलवारों और तोपों में नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक कहीं ज्यादा बुनियादी चीज से, कुछ ऐसा जो सीधे जमीन से जुड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि भारत पर अगर राज करना है तो रास्ता जमीन से होकर ही जाएगा। सीधा सा हिसाब था। जिसने जमीन को कंट्रोल किया, समझिए उसने देश की पूरी दौलत को कंट्रोल कर लिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बंगाल से। ये वो जगह है जहां कंपनी ने पहली बार सत्ता संभाली और लगान यानी कि टैक्स वसूलने का एक ऐसा सिस्टम लागू किया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। इसे नाम दिया गया इस्तमरारी बंदोबस्त, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। कंपनी के लिए एक फिक्स्ड गारंटी वाली इनकम का जुगाड़ करना। मतलब फसल अच्छी हो, खराब हो, बाढ़ आए, सूखा पड़े, कंपनी को उसका पैसा मिलना ही मिलना था। और इससे हुआ ये कि एक बड़ा सख्त 3 लेवल वाला पावर स्ट्रक्चर बन गया, एक पिरामिड जैसा। सबसे ऊपर कंपनी जो अपनी तय रकम मांगती थी, बीच में थे जमींदार जिनका काम था ये पैसा इकट्ठा करना, और सबसे नीचे पिरामिड के बेस में थे किसान, जिन पर असल में सारा का सारा बोझ आ पड़ता था। और ये सिस्टम ये बेरहम था। इसमें एक कुख्यात कानून था जिसे कहते थे सूर्यास्त कानून। मतलब अगर कोई जमींदार एक तय तारीख को सूरज ढलने तक पैसा नहीं जमा करा पाया तो बस उसकी पीढ़ियों भी कमाई हुई जमीन, उसकी संपत्ति सब नीलाम हो जाएगी एक झटके में। अब जाहिर सी बात है, इस नए सिस्टम ने नए अंग्रेज शासकों और पुराने रसूखदार भारतीय जमींदारों के बीच एक जबरदस्त टकराव की स्थिति पैदा कर दी। बहुत से जमींदार ये भारी भरकम मांगे पूरी ही नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लगान की रकम बहुत बहुत ज्यादा थी। ऊपर से फसलों के दाम गिर रहे थे, और अगर अकाल भी पड़ जाए तब भी कोई छूट नहीं थी। मतलब वो एक तरह से एक नामुमकिन सिचुएशन में फंसकर रह गए थे। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था सरेआम होने वाली नाटकीय नीलामियां। जैसे 1797 में बर्दवान के राजा की संपत्ति की नीलामी हुई, एक बहुत मशहूर किस्सा है। लेकिन इन नीलामियों में कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिल रहा था। होता यह था कि बार बार जो सबसे ऊंची बोली लगाता, वो आखिरी मौके पर आकर पैसा चुकाने से ही मुकर जाता था। बड़ा रहस्यमयी लगता था ये सब। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर पूरी नीलामी को फेल करने की कोशिश कर रहा है। और असल में ये एक बहुत ही चालाकी भरी चाल थी। पता है कौन थे ये लोग? ये राजा के अपने ही एजेंट थे। वो उन्हें भेजते थे बोली लगाने, वो दाम को खूब ऊपर ले जाते और फिर आखिर में पैसा देने से मना कर देते। सोचिए, वो नीलामी को बार बार अटकाए रखते थे जब तक कि कंपनी थक हार कर बैठ नहीं जाती। लेकिन जमींदारों की लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं थी। उन्हें सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं लड़ना पड़ रहा था। नहीं, गांव के अंदर ही जोतदार नाम का एक नया पावर सेंटर उभर रहा था। ये अमीर किसान थे जो अब जमींदारों की सत्ता को नीचे से उन्हीं के इलाके में चुनौती दे रहे थे। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं। बंगाल के मैदानों से निकलकर हम चलते हैं राजमहल की जंगली पहाड़ियों की तरफ। यहां पर लगान की वही भूख, पैसे की वही हवस, एक बिल्कुल अलग और शायद पहले से भी ज्यादा क्रूर संघर्ष को जन्म देने वाली थी। असल में ये 2 कल्चर का, 2 जीने के तरीकों का टकराव था, और इसका सिंबल थे 2 औजार। एक तरफ थी जंगलों में रहने वाले पहाड़िया लोगों की कुदाल, और दूसरी तरफ था संथालों का हल, जिन्हें अंग्रेज खुद बढ़ावा दे रहे थे कि आओ जंगल साफ करो और खेती करो। अंग्रेजों ने संथालों के लिए दामिने कोह नाम से एक बहुत बड़ा इलाका ही तय कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि उनकी आबादी में जैसे कोई धमाका हो गया हो। सोचिए, कुछ ही सालों में 3000 से बढ़कर 82,000 से भी ज्यादा। और इसका दूसरा पहलू ये था कि जो पहाड़िया लोग वहां सदियों से रह रहे थे, वो अपने ही घरों से बेदखल हो गए और गहरे जंगलों में जाने को मजबूर कर दिए गए। लेकिन देखिए विडंबना क्या थी। संथाल, जिन्हें अंग्रेज आदर्श किसान या आदर्श बसावट करने वाले मानते थे, बहुत जल्द खुद को उसी जालिम सिस्टम में फंसा हुआ पाने वाले थे जिसे बनाने में अनजाने में उन्होंने ही मदद की थी। ये एक ऐसा जाल था, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। देखिए कैसे सरकार ने उनकी नई जमीन पर भारी टैक्स लगा दिए। अब टैक्स चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। साहूकारों ने लगाया बेहिसाब ब्याज,
और नतीजा ये हुआ कि वो जल्द ही अपनी वही जमीन खोने लगे जिससे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि जिस जमीन को वो अपनी मान रहे थे वो तो उनके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही थी। और ये जो बढ़ती हुई निराशा थी, ये जो गुस्सा था, वो आखिरकार एक दिन लावा बनकर फूटा। पूरे ग्रामीण भारत में खुले विद्रोह भड़क उठे। चाहे वो 1855 का संथाल विद्रोह हो या फिर 1875 के दक्कन के दंगे, देश के अलग अलग कोनों में किसान एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे कि उनका दुश्मन एक ही है, साहूकार, जमींदार और इन सब के ऊपर बैठी औपनिवेशिक सरकार। अब उनका गुस्सा किसी एक बुरे जमींदार या किसी एक लालची साहूकार के खिलाफ नहीं था, नहीं, अब निशाना था पूरा सिस्टम। वो बही खाते, वो कर्ज के दस्तावेज और वो कानून जिन्होंने उन्हें इस जाल में जकड़ रखा था। हाँ, ये सच है कि इन शुरुआती विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ गए। सवाल ये कि तब क्या होता है जब पूरा का पूरा देहात, पूरी की पूरी ग्रामीण आबादी सिस्टम को ही अपना दुश्मन मान ले। असल में यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की बहुत बड़ी आग को हवा दी।